वतन के आसमानों के मुकम्मिल हुक्मरां हैं हम। नजर है जिनकी बामे अश पर वो पासबां हैं हम। वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हमको है दोस्त, है मंजिल जिनकी ठोकर में वो मीरे कारवां हैं हम। ये भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों की दास्तां हैं जिन्होंने मातृभूमि पर आने वाले संकट के समय अपनी वीरता, साहस और अद्भुत शौर्य का शानदार परिचय देते हुए भारतीय वायुसेना का सर फख्र से हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। The Indian Air Force is commemorating the 50th anniversary of the 1965 Indo-Pak conflict. It is our duty to remember and honor the sacrifices of the air warriors who defended the nation. The IAF's timely intervention and substantial contribution to foil Pakistan's attempt to annex Kashmir is laudable. On 23rd September 1965, when the ceasefire finally came into effect, Pakistan's dream of forcibly annexing Kashmir lay shattered. The air operations of 1965 underline the fact that under unfavorable conditions, it is the man behind the machine that matters the most. The heroic deeds of the gallant heroes of the IAF have left their footprints in the annals of history and will always be remembered by our nation with a sense of gratitude. This film on the 1965 Indo-Pak Air War is a befitting tribute to the valor and courage of those air warriors who fought valiantly to defend our country. Jai Hind. सन 1965 की इंडो पाक वार को कश्मीर की दूसरी लड़ाई के नाम से भी याद किया जाता है। आजादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तानी फौज की देखरेख में तैयार किए गए तकरीबन 10,000 छापामारों ने, जिनमें कबायलियों के अलावा भारी मात्रा में पाकिस्तानी फौज के सेवानिवृत्त कर्मी शामिल थे, कश्मीर पर हमला कर दिया। बारामूला और उरी पर कब्जा करने के बाद श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे और बाद में पुंछ और लेह को हथियाने की कोशिश की। उस नाजुक घड़ी में भी इन्हें खदेड़ने और कश्मीर को बचाने का श्रेय भारतीय वायुसेना को जाता है। तकरीबन 1.5 साल की लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम की गई, जिससे कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, जिसे वो आजाद कश्मीर कहने लगे। सन 1954 से ही पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट मुल्कों के खिलाफ संतुलन और समानता रखने के बहाने अमेरिका से म्यूचुअल एड प्रोग्राम के तहत पैटर्न टैंक्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, आधुनिक रडार्स, रात को लड़ने की क्षमता वाले सुपरसोनिक स्टार फाइटर, अपने समय के बेहतरीन लड़ाकू विमान F-86 सैबर्स, जो कि खतरनाक एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल दागने की क्षमता रखते थे, हासिल करने शुरू कर दिए थे। इनके मुकाबले में 1965 में भारतीय वायुसेना के पास हंटर्स, मिस्टेयर्स, नैट्स और कैनबरास के अलावा बहुत पुराने तूफानी और वैम्पायर जहाज थे, जिनमें से किसी के पास रात को लड़ने की क्षमता नहीं थी। पाकिस्तान को यह गलतफहमी होने लगी थी कि खैरात में मिले इन अति आधुनिक जहाजों और हथियारों से वो भारतीय फौज को रौंद कर कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते हैं। सन 1965 के शुरू में पाकिस्तान ने अपना वॉर प्लान बना लिया था, जिसका पहला कदम था गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हैवी आर्मर के साथ बॉर्डर क्रॉस करके तकरीबन 3500 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लेना। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। लड़ाई के बादल छाने लगे, लेकिन ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से दोनों मुल्कों ने यहां भी समझौता कर लिया। लड़ाई टल गई और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम कर दी गई। पाकिस्तानी वॉर प्लान का दूसरा कदम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगस्त 1965 में सैकड़ों आजाद कश्मीरियों को ट्रेनिंग देकर मुजाहिदों और रजाकारों का एक गिरोह, जिसमें बड़ी मात्रा में सिविल कपड़ों में पाकिस्तानी फौज के कर्मी भी शामिल थे,
उन्हें हथियार वगैरह देकर कश्मीर में घुसपैठ करा दी गई। उद्देश्य था कश्मीर में विद्रोह और बदअमनी फैलाना, एयरपोर्ट और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करना और कश्मीर को आजाद घोषित कर देना। भारतीय वायुसेना ने मी-4 हेलीकॉप्टर में मशीन गन फिट करके छापामारों के पीछे पड़ते हुए उन्हें खदेड़ दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकामयाब हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज और शासकों को पराजय और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इन सब से बौखलाकर 1 सितंबर 1965 के दिन पाकिस्तानी फौज ने अपने वॉर प्लान का तीसरा कदम उठाया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसके तहत 1 सितंबर को सुबह 4 बजे 2 इन्फेंट्री डिविजन्स, जिनके साथ हैवी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी थी और तकरीबन 70 टैंक्स अगवानी कर रहे थे, छंब जौरियां सेक्टर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए अचानक हमला कर दिया और भारी गोलाबारी करते हुए अखनूर ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगे। उद्देश्य था कश्मीर को भारत से काट देना। हालात की नजाकत को देखते हुए सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी ने वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अर्जन सिंह से एयर सपोर्ट की मांग की। General Chaudhary, at that time the army commander, had gone to Srinagar and he came back and he came straight to Vayu Bhavan. He suggested that unless air action is taken, that they probably try to capture the bridge, Akhnur Bridge. I said, I can't use the Air Force at my own will, because once the Air Force takes part, the war expands. I said, therefore, I would ask you, let's go and see the defense minister. रक्षा मंत्री श्री वाई.बी. चौहान से आज्ञा मिलने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में छंब जौरिया सेक्टर के निकटतम भारतीय एयरबेस पठानकोट से भारतीय वायुसेना के फाइटर बॉम्बर विमान उड़ान भरकर बढ़ती हुई पाकिस्तानी फौज पर गोलाबारी कर रहे थे। जब हमले का आदेश मिला, शाम ढल रही थी। उस समय वैम्पायर जहाज पूरी तरह से आर्म्ड और फ्यूल्ड तैयार थे, इसलिए उन्हें पहले भेजा गया। वैसे भी मिस्टियर्स के पायलट ज्यादा तजुर्बेकार होने की वजह से अंधेरा हो जाने की सूरत में ऑपरेशंस के लिए ज्यादा मुनासिब समझे गए। स्क्वाड्रन लीडर धार के नेतृत्व में जाने वाली वैम्पायर्स की पहली फॉर्मेशन के हमलों के दौरान एक वैम्पायर को एक फायर लगा और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। वैम्पायर्स की दूसरी फॉर्मेशन के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरफराज रफीकी के नेतृत्व में 4 सेबर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए पहुंच गए और भारत के 2 वैम्पायर्स मार गिराए। ऐसी स्थिति में बचकर निकल जाने की बजाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोंधी और फ्लाइंग ऑफिसर पाठक सेबर्स को इंगेज करने के लिए मुड़े। सोंधी ने रफीकी पर फायर किया, लेकिन वो असफल हो गए। उसी वक्त पीछे से आने वाले एक सेबर ने पाठक के वैम्पायर को मार गिराया। फ्यूल कम होने के कारण सोंधी को वापस लौटना पड़ा। इन सब की परवाह किए बगैर वैम्पायर्स की तीसरी फॉर्मेशन ने लड़ाई के मैदान में जाकर पाकिस्तानी टैंक्स और व्हीकल्स पर गोलाबारी शुरू कर दी। अंधेरा हो जाने के बावजूद नंबर 3 और नंबर 31 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने 16 अटैक सॉर्टीज की, जिनमें से 8 सॉर्टीज का नेतृत्व 31 स्क्वाड्रन के सीओ विंग कमांडर गुडमैन ने किया। मिस्टियर्स अति प्रभावशाली और मजबूत ग्राउंड अटैक जहाज था, जो कि भारी मात्रा में बम, रॉकेट और असलहा ले जा सकता था। अगली 8 सॉर्टीज में नंबर 3 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट त्रिलोचन सिंह और दुरई स्वामी ने जमकर हमले किए। मैदाने जंग में दुश्मनों के टैंक्स और व्हीकल्स जलते हुए नजर आ रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान कोई भी सेबर इस बमबारी को रोकने के लिए वहां नहीं आया। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर पाकिस्तानी फौज के 13 टैंक्स, 2 भारी तोपें और लगभग 62 व्हीकल्स तबाह कर दिए गए थे और पाकिस्तानी फौज की गतिविधियां बिल्कुल धीमी पड़ गई थीं। विंग कमांडर गुडमैन के लफ्जों में, पाकिस्तानी फौज मिस्टियर्स को कभी नहीं भूल पाएगी। जब हमारे घर में आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करते। जो भी पानी सामने आए, चाहे वो बाल्टी में हो चाहे जग में, हम आग पर फेंक देते हैं। मिस्टियर पायलट ज़्यादा अनुभवी थे। इस वक्त शाम का टाइम था, अंधेरा होने वाला था।
ये समझा जाता था कि मिस्टेयर पायलट सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे, इसलिए वैम्पायर पहले भेजे गए और उसके बाद मिस्टेयर्स। नेट्स की 23 स्क्वाड्रन की डिटैचमेंट एक स्किलफुल और साहसी पायलट स्क्वाड्रन लीडर जॉनी ग्रीन के नेतृत्व में कुछ चुनिंदा पायलट्स के साथ पठानकोट लाई गई ताकि ग्राउंड अटैक करने वाले जहाजों को टॉप कवर दे सकें और सैबर के पायलट्स को सबक सिखा सकें, जिन्होंने अपने से बहुत कमजोर और पुराने वैम्पायर जहाजों को गिराकर तारीफें बटोरी थीं। नेट्स के पायलट्स में इस कदर उत्साह और आत्मविश्वास था कि वो बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। 3 सितंबर को एक दिलेर और साहसी प्लान के तहत सुबह 7 बजे 4 मिस्टियर्स जहाज उड़ान भरकर 1500 फुट की ऊंचाई पर अखनूर की ओर बढ़ने लगे। उनके नीचे तकरीबन 300 फुट की ऊंचाई पर स्क्वाड्रन लीडर जॉनी ग्रीन के नेतृत्व में 4 नेट्स उड़ रहे थे और उनके नीचे 100 फुट की ऊंचाई पर स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर कीलर के नेतृत्व में 4 नेट्स की दूसरी फॉर्मेशन जा रही थी। पाकिस्तानी रडार ने अपने सैबर्स और स्टार फाइटर्स को मिस्टियर्स की तरफ वेक्टर किया। ये एक चाल थी जिसमें सैबर्स फंस गए, क्योंकि अखनूर पहुंचने से 30 सेकंड पहले मिस्टियर्स ने नीचे डाइव किया और अपने बेस की तरफ वापस लौट आए और हमारे नेट्स रॉकेट्स की तरह ऊपर तेजी से बढ़ते हुए 90 सेकंड में 30,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर एडवांटेजियस पोजीशन से सैबर्स पर झपट पड़े। सैबर्स बौखलाहट में बचने की कोशिश करते हुए नेट्स के पीछे आने का प्रयास कर रहे थे। ट्रेवर कीलर ने दाहिनी तरफ से एक सैबर को ग्रीन के पीछे आते देखा और वार्निंग कॉल दी। ग्रीन ने फौरन डिफेंसिव ब्रेक लिया और कीलर फुर्ती से उस सैबर के पीछे आ गया और 450 गज पर आते हुए उस पर गोलियां दाग दी। फिर एक्सेलरेट करते हुए 200 गज नजदीक पहुंचकर गोलियों की एक और बौछार कर दी। सैबर में आग लग गई और वो क्षतिग्रस्त हो गया। इतने में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पठानिया एक और सैबर के पीछे आते हुए क्लोज इन कर रहे थे, लेकिन एक स्टार फाइटर ने बीच में डाइव करते हुए उसे नाकाम कर दिया। सैबर्स को अपने बेहतर फ्लाइंग स्किल से बेबसी का एहसास दिलाकर फ्यूल कम होने की वजह से नेट्स वापस लौट आए। ट्रेवर कीलर सैबर को मारने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट बने, जिसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे मिस्टियर्स जहाज छंब जौरिया सेक्टर में पाकिस्तानी फौज पर लगातार हमले कर रहे थे। इनको टॉप कवर देने वाले नेट के पायलट्स ने हमारी फौज पर हमला करते हुए सैबर्स को देखा तो उनकी तरफ झपटे। सैबर्स ने बच निकलने की कोशिश की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पठानिया ने एक सैबर को अखनूर ब्रिज की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे लग गए। लो लेवल डॉग फाइट में पठानिया ने बड़ी होशियारी से उस सैबर को मार गिराया। ये नेट्स का दूसरा शिकार था। पठानिया को इसके लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैबर के पायलट्स फुर्तीले नेट्स से घबराने लगे थे और उनके साथ भिड़ना नहीं चाहते थे। नेट्स के टॉप कवर देने की वजह से दुश्मनों की फौज पर ग्राउंड अटैक्स बहुत कामयाब और घातक होने लगे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि भारतीय वायुसेना का एक कैनबरा जहाज अक्सर अकेला दिन दहाड़े बहुत नीची उड़ान में पाकिस्तान के अंदर दूर तक जाकर उनके महत्वपूर्ण फौजी गतिविधियों और ठिकानों की फोटो रेकी करके लाता था। ये खतरनाक काम एक साहसी और कुशल पायलट स्क्वाड्रन लीडर जेएम नाथ कई सालों से कर रहे थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नाथ को ऐसी ही जोखिम भरी फोटो रेकी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर के रोज उन्हें इचोगिल कैनाल की फोटो रेकी के लिए भेजा गया, जो कि पाकिस्तान ने लाहौर सेक्टर के बॉर्डर के साथ साथ बनाई थी ताकि जंग के दौरान इसे पानी से फ्लड कर दिया जाए और भारतीय फौज तथा आर्मर उसे पार न कर सके। स्क्वाड्रन लीडर नाथ ने यह काम बड़ी सावधानी और होशियारी से पूरा किया। छंब जौरिया सेक्टर में पाकिस्तानी फौज का दबाव कम करने के लिए और उनके बेसबब हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 6 सितंबर की सुबह ऑपरेशन रिडल के तहत लाहौर कसूर सेक्टर पर फ्रंट खोला। पाकिस्तानी फौज दृढ़ता से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। आदमपुर और हलवारा से उड़ान भरकर मिस्टियर्स और हंटर जहाज दुश्मन के फौजी ठिकानों, गोला बारूद के भंडारों, टैंक्स और व्हीकल्स पर बमबारी करते हुए उन्हें तबाह कर रहे थे।
विंग कमांडर ओमी तनेजा के नेतृत्व में मिस्टियर्स ने पेट्रोल टैंकर ले जा रही एक मालगाड़ी को तबाह कर दिया। नंबर 8 स्क्वाड्रन के चोपड़ा, विनोद पटनी और जिमी भाटिया के मिस्टियर्स ने हमला करते हुए पाकिस्तानी फौज के 4 टैंक, हैवी आर्टिलरी, तोपों और कई बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में सुबह प्रेसिडेंट अयूब खान की सदारत में हुई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मीटिंग में भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए यह फैसला लिया गया था कि 60 लड़ाकू तथा बॉम्बर जहाजों द्वारा एक ही वक्त पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत के पठानकोट, आदमपुर, हलवारा और जामनगर हवाई अड्डों तथा अमृतसर और फिरोजपुर रडार को प्री एम्प्टी हवाई हमले से अचंभित बमबारी करते हुए उन्हें तबाह कर दिया जाए, ताकि लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना उन्हें इस्तेमाल न कर सके। हमले का वक्त दोपहर 3:30 मुकर्रर किया गया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ना तो इकट्ठे 60 जहाज मुहैया किए जा सके, ना ही एक ही समय पर बॉर्डर क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से पठानकोट पर हमले के बाद ही सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो गया और हमारे एयर बेसिस पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू हो गए। 5:40 पर 2 स्टार फाइटर्स के कवर में 8 सेबर्स ने पठानकोट पर घातक हमला किया। पठानकोट को इसकी भनक तक ना थी। 7-8 मिनट के दौरान इन 8 सेबर्स ने 9 के करीब खड़े जहाजों को काफी नुकसान पहुंचाया। उसी शाम को 3 सैबर आदमपुर पर रेड के लिए जा रहे थे कि वहां एयर पेट्रोल कर रहे हंटर्स ने उन्हें देख लिया और उन पर झपटे। सैबर्स अपने ड्रॉप टैंक्स गिराते हुए वापस निकल गए। एक दूसरे हमले में 4 सैबर्स ने हलवारा के लिए 6:10 पर उड़ान भरी। इन सैबर्स का नेतृत्व सरफराज रफीकी कर रहे थे, जिन्होंने 1 सितंबर को 2 वैम्पायर मार गिराए थे और खूब शोहरत कमाई थी। जैसे ही रफीकी ने हलवारा पहुंचकर अटैक के लिए पुलअप किया, सामने पिंगाले और गांधी के हंटर लैंड करने के लिए आ रहे थे। रफीकी ने एडवांटेजियस पोजीशन से फ्लाइट लेफ्टिनेंट पिंगाले के जहाज को हिट किया तो पिंगाले इजेक्ट कर गए। गांधी ने तेजी से जहाज मोड़कर एक सैबर को निशाना बनाया और वो सैबर धुआं उगलता हुआ वापस निकल गया। इतने में रफीकी ने गांधी के हंटर पर गोलियां दाग दी और उन्हें भी इजेक्ट करना पड़ा। 27 स्क्वाड्रन के एस पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएन राठौर और नौजवान तथा साहसी फ्लाइंग ऑफिसर नेब उस समय दूसरी तरफ एयर पेट्रोल कर रहे थे। हलवारा पर फ्लैश और धुआं देखकर वे दोनों तेजी से वहां पहुंचे और राठौर ने होशियारी से रफीकी के सैबर के पीछे आते हुए उस पर गोलियों की बौछार की। रफीकी बचने की सख्त कोशिश कर रहा था, लेकिन तजुर्बेकार राठौर ने उसे घेरते हुए नजदीक जाकर फिर गोलियां बरसाईं और पाकिस्तानी एयरफोर्स का एस पायलट जहाज के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। नेब, जिनकी ये पहली डॉग फाइट थी, दूसरे सैबर के पीछे लगकर अब उस पर गोलियां दाग रहे थे और फिर जोश में 100 गज की दूरी पर पहुंचकर गोलियों की बौछार की, जिससे सैबर एक्सप्लोड कर गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राठौर मेरा जो लीडर थे, वो दाहिने हाथ में थे। जब मैंने उनको देखा उनकी गन फायर कर रही है, तो मैंने सामने अपने देखा तो एक जहाज सामने था मेरे, और मैंने भी उसके ऊपर फायर शुरू किया। सडनली देखा कि उसकी जो बाईं वाली विंग थी वो टूटी और उसने एकदम शार्प लेफ्ट टर्न लिया। इस टाइम में पूरा जहाज एक्सप्लोड किया और एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसका जो मून शेप था वो मेरी तरफ आने लगा। मैं इस टाइम मुश्किल से 25 से 50 गज रहाऊंगा और अपने को वहाँ से राइट टर्न करके निकाला। In that attack they lost 2 heroes. As Sarfaraz Rafiqi, nobody would believe that anybody can shoot him. And that is how Pakistani Air Force was terribly demoralized. कि एक ही दिन में हमारे 2 हीरो थे जो वो मारे गए। इस दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के किसी भी लड़ाकू जहाज ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा पर दिन में हमला करने की कोशिश नहीं की। उसी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 B-57 बॉम्बर्स अमृतसर पर और 2 जामनगर पर हमला करने के लिए गए। दोनों जगह पर एक-एक जहाज एक-एक फायर से गिरा दिए गए और दूसरे अपने बम इधर उधर गिराकर वापस लौट गए। 6 सितंबर की रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स का आखिरी प्रयास था पठानकोट, आदमपुर, हलवारा हवाई अड्डों के बाहर पैराशूट के जरिए 60 प्रशिक्षित कमांडोज उतारना, जिनके पास एक्सप्लोसिव्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड्स और वायरलेस सेट वगैरह थे। मिशन था हवाई अड्डों में घुसकर सबोटाज करना। उन 180 में से
22 के करीब मुठभेड़ में मारे गए, 136 गिरफ्तार कर लिए गए और बाकी बचते बचाते सरहद तक पहुंच गए। रात को जब एयर मार्शल अर्जन सिंह ने रक्षा मंत्री को पठानकोट में होने वाले नुकसान के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, बीते हुए कल को भूल जाइए और आने वाले कल के बारे में सोचिए और दुश्मन को करारा जवाब दीजिए। See, Chavan was a man of few words. He just think like, go ahead, up to you. 6 सितंबर की रात तक भारत एक सीमित लड़ाई लड़ रहा था और कभी किसी पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया था, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया था। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के सरगोधा हवाई अड्डे की अहमियत और टैक्टिकल इंपॉर्टेंस मालूम थी, इसलिए सरगोधा और उसके इर्द गिर्द चारों सैटेलाइट हवाई अड्डों पर भारी बमबारी का प्लान बनाया गया। सुबह 5:30 पर नंबर 1 स्क्वाड्रन मिस्टियर्स विंग कमांडर तनेजा के नेतृत्व में 2 फॉर्मेशंस में 150 किलोमीटर का फासला बहुत नीची उड़ान में तय करके सरगोधा पहुंचे और पुलअप करके अपने बम और रॉकेट उनके हैंगर्स और वाइटर इंस्टॉलेशन पर दागने के बाद रनवे पर खड़े सैबर्स और एक स्टार फाइटर को निशाना बनाया। इतने में गश्त करने वाले पाकिस्तानी जहाज वहां पहुंच गए। जब मिस्टियर्स वहां से निकलने के लिए नीचे डाइव कर रहे थे तो एक स्टार फाइटर ने सबसे पीछे वाले मिस्टियर, जिसके पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिवाया थे, उस पर साइड वाइंडर मिसाइल फायर की, मगर दिवाया ने फुर्ती से जहाज मोड़ते हुए खुद को बचा लिया। सुपरसोनिक स्टार फाइटर तेजी से मिस्टियर्स के नजदीक पहुंचा और उसके पायलट अमजद हुसैन ने अपनी 6 बैरल वाली वुल्कन गन के फायर से दिवाया के जहाज को हिट किया और खुद वापस लौटने के लिए मुड़ने लगा। दिवाया जान चुके थे कि अब वो वापस नहीं पहुंच सकते, लिहाजा उन्होंने स्टार फाइटर से लड़ने के लिए अपने मिस्टियर पर काबू रखते हुए उसे मोड़ा और मिस्टियर की पावरफुल गन से गोलियों की बौछार कर दी, जिससे स्टार फाइटर लड़खड़ाने लगा। बौखलाकर अमजद हुसैन ने इजेक्ट कर दिया। दिवाया का जहाज बेकाबू होते हुए उनके साथ ही क्रैश कर गया। दिवाया की दिलेरी और जांबाजी शायद किसी को पता न चलती, लेकिन 1971 की लड़ाई में अमजद हुसैन का स्टार फाइटर अमृतसर के ऊपर डॉग फाइट में मार गिराया गया और अमजद हुसैन बेल आउट कर गया और बंदी बना लिया गया। तब उसने 7 सितंबर 1965 की इस डॉग फाइट के बारे में बताया। 1979 में जब ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 1965 वॉर छपी तो उसमें अमजद हुसैन की इस डॉग फाइट के बारे में भी लिखा गया और स्क्वाड्रन लीडर दिवाया को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जब एक सिपाही या हवाबाज जंग में जाता है तो सर पे कफन बांध के जाता है और अपने देश के लिए अगर जरूरत भी पड़े तो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होता है। जिस वक्त नंबर 1 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स सरगोधा पर बॉम्बिंग कर रहे थे, उसी समय स्क्वाड्रन लीडर मिकी जटार के नेतृत्व में नंबर 8 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने भक्तामाला पर बम्बार्डमेंट करते हुए वहां 2 सैबर्स को नष्ट किया और फिर रनवे को डैमेज करके वापस लौट गए। तीसरी रेड स्क्वाड्रन लीडर जोग के नेतृत्व में 27 स्क्वाड्रन के हंटर्स ने की और छोटा सरगोधा और सरगोधा पर बमबारी की। स्क्वाड्रन लीडर हांडा के नेतृत्व में कहाय, राजकुमार और डीएस बराड़ का मिशन बहुत कामयाब रहा। दिन दहाड़े लो लेवल उड़ते हुए अनडिटेक्टेड सरगोधा पहुंचकर उनके फ्यूल डंप्स को उन्होंने तबाह किया और ओआरपी पर खड़े सैबर्स को नष्ट कर दिया। इसके बाद हैंगर्स पर बमबारी की और दूसरे फ्यूल डंप को तबाह किया, साथ ही कुछ और सैबर्स को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इनके पीछे सैबर्स और स्टार फाइटर स्क्रैम्बल किए गए, लेकिन ये चारों होशियारी से बहुत लो लेवल पर जिगजैग फ्लाई करते हुए वापस पहुंच गए। हम टारगेट पे पहुंचे और हमने देखा पाकिस्तानी के F-104 और सेबर्स पार्क थे। हांडा जैसे ही डाइव में गए और अटैक किया, हवाई जहाज ब्लो अप कर गया। बाकी हमारे पास बॉम्ब थे, हमने बॉम्ब भी फेंके और बाकी टारगेट्स को गन्स के साथ एंगेज किया। उसके बाद जब हम निकले तो एयरफील्ड पे काफ़ी डैमेज थी और आग लगी हुई थी एयरफील्ड पे।
उस दिन सरगोधा पर मिस्टियर्स और हंटर्स ने 26 हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाया। ईस्टर्न सेक्टर में बैरकपुर से उड़ान भरते हुए वेम्पायर्स ने जैसोर पर बमबारी की। 16 स्क्वाड्रन के 2 कैनवराज ने पीट विल्सन के नेतृत्व में चिटागोंग पर बमबारी की। गुवाहाटी से हंटर्स ने उड़ान भरते हुए कुर्मी टोला पर हमले किए और हाशिमारा से उड़कर तूफानीज ने लाल मुनीर हाट पर अटैक किए। जवाबी हमलों में 5 सेबर्स ने कलाई कुंडा पर अटैक करके कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब वो दूसरी बार हमला करने आए तो एयर पेट्रोल कर रहे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक और फ्लाइंग ऑफिसर मैमगन के हंटर्स से सामना हो गया। कुक एक साहसी और जोशीले पायलट थे। आते ही 2 सेबर्स को इंगेज करते हुए उन पर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लो लेवल डॉग फाइट में सेबर्स को बार बार अपनी गन साइट में लेते हुए उन पर निशाने साधे। एक सेबर क्रैश कर गया और 2 धुआं उगलते हुए वापस निकल गए। मैमगेन ने चौथे सेबर को मार गिराया। 1 सितंबर की सवेरे पाकिस्तान ने गोलाबारी करके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। मेरे लिहाज से जब हमारे मिस्टियर और वैम्पायर जहाज़ों ने उन पर हमला किया, उसी वक्त उसी शाम को ही पाकिस्तान का ग्रैंड स्लैम फेल हो गया और उनकी आशाएं कि हम अखनूर पर कब्जा कर लेंगे वो सब चूर चूर हो गई। और पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में 6 सितंबर को हमारे फॉरवर्ड एयर बेसिस पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और उस रात उन्होंने पैरा कमांडोज गिराए। ये बचकानी हरकत बिल्कुल फेल हो गई और अगले दिन जब हमने उनके सरगोदा कॉम्प्लेक्स पर जोर तोड़ से बॉम्बिंग की, उनके बिल्कुल होश उड़ गए। भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस में स्थिर हो चुकी थी। खेमकरन सेक्टर में 4थे इन्फेंट्री डिविजन्स ने संकट में एयर सपोर्ट की मांग की। स्क्वाड्रन लीडर बिश्नोई के नेतृत्व में 4 हंटर्स भेजे गए, जिन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स, आर्टिलरी, हैवी व्हीकल्स और कम्युनिकेशन लाइंस की निशानदेही करते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया और एक असलहे से लदी हुई ट्रेन को नष्ट कर दिया। लेकिन फायर करने के बाद जैसे ही मैंने पुल अप किया और लेफ्ट को टर्न किया और मैंने ऐसे थोड़ा सा बैक में गया, तब मैंने देखा सब ट्रेन इंजन से लेके लास्ट डब्बे तक आग लगी हुई थी। नंबर 8 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने सियालकोट सेक्टर में भारी बमबारी की, जिसमें जिमी भाटिया का योगदान प्रशंसनीय था। उन्होंने 2 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट किया। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतने सारे हमने एनिमी टैंक्स देखे कि उनको देख के हमको मज़ा आ गया कि इतने टारगेट्स हमको मिल रहे हैं। उसके बाद हम सब लोगों ने 2-2, 3-3 अटैक किए उनके ऊपर और 7 या 8 टैंक्स हमने नष्ट किए। खेमकरन सेक्टर में नंबर 27 और 7 स्क्वाड्रन के हंटर्स ने दुश्मनों पर गोलीबारी करते हुए अपनी फौज को क्लोज सपोर्ट दी। खेमकरन में हंटर्स की दूसरी वेव का नेतृत्व बिश्नोई कर रहे थे, जिन्होंने एक जगह 3 टैंक देखे और डाइव करते हुए उन पर रॉकेट्स की बौछार कर दी और टैंक्स को जलता हुआ छोड़कर निकल गए। पठानकोट से विंग कमांडर गुडमैन के नेतृत्व में 4 मिस्टियर्स ने पाकिस्तानी फौज पर हमले किए और एक टैंक से लदी हुई ट्रेन पर बार बार हमला करते हुए 26 टैंक नष्ट कर दिए, जिनमें से 8 टैंक अकेले त्रिलोचन सिंह ने नष्ट किए। विंग कमांडर गुडमैन को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और त्रिलोचन सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के जहाजों की नाइट इंटरसेप्शन की क्षमता न होने का पाकिस्तान के B-57 बॉम्बर्स ने काफी फायदा उठाया। तकरीबन हर रात को ये जहाज आदमपुर, हलवारा पर बमबारी करने के लिए आते, लेकिन एक-एक गन से बचने के लिए इधर-उधर बम गिराकर चले जाते। अब 6 सितंबर जामनगर की हालत देखिए। शाम का वक्त था, लाइट थी, जब पाकिस्तानी बॉम्बर ने हिट किया। हमारे जहाज कतारों में खड़े हुए थे। हमारी तोपों ने फायर करना शुरू किया। वो इनसे इतना डर गए कि एक को भी नहीं डैमेज करने में सक्सेसफुल रहे। असल उत्तर में 4 इन्फेंट्री डिवीजन नीतिगत पीछे हटे तो पाकिस्तानी टैंक इस चाल में फंसते हुए आगे बढ़ गए और सेंचुरियन टैंक्स ने उन्हें घेरे में लेते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। हलवारा से 2 हंटर और पठानकोट से 2 मिस्टियर्स बुलाए गए, जिन्होंने टैंक्स पर जमकर बमबारी की
और भारी नुकसान पहुंचाया। आगरा से कैनबराज लाहौर और कसूर सेक्टर पर लगातार रात को बमबारी करते रहे। नंबर 5 स्क्वाड्रन के सीओ विंग कमांडर पीपी सिंह को दूर तक दुश्मन के इलाके में जाकर फोटो रेकी और बॉम्बिंग मिशंस को कामयाबी से लीड करने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर को 8 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने 5 मिशंस किए, जिसमें कसूर सेक्टर में रेलवे ब्रिजेस को तबाह किया, लाहौर सेक्टर में आर्टिलरी बंकर्स को तबाह किया और पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। 8 स्क्वाड्रन के मिकी जटार, टीसी चोपड़ा, विनोद पटनी और जिमी भाटिया का आपस में तालमेल, हौसला और साहस काबिले तारीफ रहा और इनके हमले काफी कामयाब रहे। Unfortunately, at present, both Mickey Jattar and PC Chopra are no more. But I must say this for both of them. Both were good, they were pleasant, they were nice, they were professional to the core. काम अच्छी तरह से करते थे, काम अच्छी तरह से कराते भी थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20-57 बॉम्बर्स ने अपने रात के नाकाम हमले जारी रखे। 11 की रात 2 B-57 बॉम्बर और 2 सैबर नेपाम बॉम्ब के साथ अमृतसर एसयू को तबाह करने के लिए पहुंचे। एक B-57 एक फायर से गिरा दिया गया और दूसरा वापस निकल गया। सैबर्स रडार को लोकेट नहीं कर पाए और एक से बचते हुए भगदड़ में नेपाम बॉम्ब्स को कस्बे के पास गिराकर चले गए। भारतीय सेना ने सियालकोट सेक्टर में भारी हमला करते हुए फिल्लौरा पर कब्जा किया। स्क्वाड्रन लीडर हांडा के नेतृत्व में नंबर 1 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने सुबह 6 बजे से हमले करने शुरू कर दिए। उनकी आर्मी कंसंट्रेशन पर बहुत लो लेवल हमले किए, जिनकी वजह से पाकिस्तानी फौज का उत्साह भंग होने लगा। नंबर 8 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने लाहौर सेक्टर में ग्राउंड टारगेट पर हमले किए, जिसमें विनोद पटनी ने बार बार लो लेवल पासेस करते हुए पाकिस्तानी टैंक्स और व्हीकल्स को काफी नुकसान पहुंचाया। हमने टैंक देखे, हमने कहा कि जितने टैंक मार सकते हैं उतने टैंक को मारना है। जुनून था, यूथ थी। पर जब मैंने देखा कि इतने टैंक्स हैं वहाँ, तो मैंने अपनी सिलेक्शन जो है कॉकपिट में 4 से 2 कर दी। ये 2 सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि मैं 3 अटैक नहीं, पर मैं उधर 5 अटैक कर पाया। इछोगिल कैनाल के बैराज को तबाह करना जरूरी था। नंबर 8 स्क्वाड्रन के मिकी जटार जिमी भाटिया के साथ दिन की रोशनी में नीची उड़ान में रावी के किनारे उड़ते हुए कैनाल की जड़ तक पहुंचे और वहां पर पानी को कंट्रोल करने वाले 2 अंडरग्राउंड पंप्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद लड़ाई खत्म होने तक इसे फ्लड न किया जा सका। मिकी जटार हमारे फ्लाइट कमांडर ही नहीं थे, वो हमारे गाइड थे, हमारे मेंटोर थे, हमारे इंस्ट्रक्टर थे, एंड ही इज़ टू लीड फ्रॉम अप फ्रंट, और मैं हमेशा उनको अपना रोल मॉडल माना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने B-57 बॉम्बर्स और कुछ चुनिंदा जहाज हवाई हमले के डर से बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर पेशावर में ले गए थे, जो कि भारतीय बॉम्बर्स की रेंज से बाहर समझा जाता था। कैनबराज, जो कि पूरे बम लोड के साथ इतना फ्यूल नहीं ले जा सकते थे जिससे लो लेवल उड़ान में जा सके, और ऊंची उड़ान में स्टार फाइटर्स द्वारा इंटरसेप्शन का खतरा था, लिहाजा एक बहुत साहसी प्लान बनाया गया। 6 कैनबरा जहाज तैयार किए गए। चुनिंदा पायलट्स और नेविगेटर्स को यह मिशन दिया गया। रात के अंधेरे में स्क्वाड्रन लीडर जेसी वर्मा के नेतृत्व में कैनबराज ने उड़ान भरी। इनके पाथफाइंडर थे स्क्वाड्रन लीडर पी गौतम, जिनका साथ दूसरे जहाजों में विंग कमांडर पीपी सिंह, स्क्वाड्रन लीडर मेहता और गुडविन दे रहे थे। 1000 फुट की ऊंचाई पर सितारों की रोशनी में जमीन पर नजर आने वाले लैंडमार्क्स के सहारे रडार की डिटेक्शन से बचते हुए पेशावर पहुंचते ही दुश्मन के एक गन्स के फायर शुरू हो गए। पाथफाइंडर गौतम ने टारगेट इंडिकेटर्स फेंके, जिनसे रोशनी हो गई। बाकी जहाजों ने पुल अप करते हुए अलग अलग टारगेट्स, पेट्रोल डंप्स, हैंगर्स, रनवेज और नीचे खड़े जहाजों पर रॉकेट्स और बमों से डायरेक्ट हिट लगाई। ये इस जंग की सबसे महत्वपूर्ण और कामयाब रेड थी, जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स की बुनियाद को हिला कर रख दिया।
और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान का कोई भी हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना की पहुंच से बाहर नहीं है। नंबर 5 और 16 स्क्वाड्रन के कैनबरास की टास्क स्ट्राइक फोर्स लगभग रोज पाकिस्तान के अंदर दूर तक जाकर उनके फौजी ठिकानों, फ्यूल डंप्स, रसद के भंडारों और कम्युनिकेशन लाइंस पर बमबारी करने लगे थे। नेट्स के एस और मशहूर एरोबैटिक पायलट विंग कमांडर भरत सिंह के कमान में 2 स्क्वाड्रन के नेट्स इनको टॉप कवर देते थे। एक सॉर्टी पर भरत सिंह ने सैबर्स को कैनबरास की तरफ आते देखा तो उसे घेरते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। हमारे कैनबरा, मिस्टियर और हंटर जहाजों ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों, कॉन्वॉयज, रेलवे यार्ड्स, महत्वपूर्ण पुल और कम्युनिकेशन लाइंस पर अपने हमले जारी रखे। कॉम्बैट एयर पेट्रोल करने वाले पाकिस्तान के मशहूर और तजुर्बेकार पायलट्स स्क्वाड्रन लीडर आलम और शौकत के सैबर्स पर उनकी तुलना में कम अनुभवी फ्लाइंग ऑफिसर पिंगाले और भुंशा को वेक्टर किया गया। पिंगाले ने शौकत को एंगेज करते हुए होशियारी से उसके पीछे आकर अपनी गन साइट में लेकर सैबर को नष्ट कर दिया। शौकत बेल आउट कर गया। उधर आलम ने भुंशा को मार गिराया। इतने में पिंगाले मुड़कर आलम के पीछे आ गए और फायर किया, लेकिन तजुर्बेकार आलम होशियारी से बच निकला। स्टार फाइटर्स की मौजूदगी के बावजूद दिन भर 8 स्क्वाड्रन के पायलट्स ने काफी डेयरिंग इंटरडिक्शन सॉर्टीज जारी रखी। पाकिस्तानी फौज का उत्साह भंग हो चुका था। बाहरी अमेरिकन मदद बंद हो जाने की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान सख्त दबाव में थे और बाहरी मुल्कों से मदद मांग रहे थे। नंबर 5 स्क्वाड्रन, जेबीसीयू और 16 स्क्वाड्रन के कैनबराज लगातार पाकिस्तान के अंदर दूर तक जाकर फौजी रसद सामग्री और असलहों के भंडारों को और उनके हवाई अड्डों, खासतौर पर सरगोधा पर बार बार बमबारी करके तबाह कर रहे थे, जिसमें विंग कमांडर पीट विल्सन, पीपी सिंह और पी गौतम का योगदान सराहनीय था। स्क्वाड्रन लीडर पी गौतम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो एकमात्र एयर वॉरियर हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सन 1965 और सन 1971 की लड़ाइयों में दोनों बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नवंबर 1972 में पूना हवाई अड्डे से अपने मिग 21 में उड़ान भरने के बाद उनके जहाज का इंजन फ्लेम आउट कर गया। वो इजेक्ट कर सकते थे, लेकिन नीचे स्कूल था जिसमें मासूम बच्चे थे। उनको बचाने की कोशिश में वे इतने नीचे चले गए कि इजेक्ट न कर सके। भारतीय वायुसेना ने एक अनुभवी और बहादुर पायलट खो दिया। To depart in valor is the symbol of life. To be remembered with respect in itself is life. भारतीय वायुसेना के पायलट्स का मनोबल 7वें आसमान पर था। हर कोई मिशन पर जाने के लिए इच्छुक था। 18 सितंबर को साहसी और जोशीले स्क्वाड्रन लीडर एजीएस संधू के नेतृत्व में 4 नेट्स लाहौर सेक्टर में ग्राउंड सपोर्ट मिशन पर निकल पड़े। जब वो लाहौर पहुंचे तो 6 सैबर उनकी तरफ झपटे। संधू ने फौरन ऊपर की ओर जूम करके सैबर्स को एंगेज करने की कॉल दी और खुद तेजी से एक सैबर के पीछे लग गए, जो कि मौके की नजाकत देखकर बचने की कोशिश करते हुए डाइव कर गया, मगर संधू ने उसका पीछा करते हुए उसे घेर कर मार गिराया। बाकी सैबर्स वहां से फौरन निकल गए। 18 सितंबर के दिन एक शर्मनाक हादसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के सैबर्स ने भारत की सीमा में घुसकर गुजरात के चीफ मिनिस्टर को ले जाने वाले सिविल जहाज बीच क्राफ्ट को मांडवी के पास मार गिराया, जिसमें श्री बलवंत राय मेहता और कई सिविलियंस का निधन हो गया। 19 सितंबर को स्क्वाड्रन लीडर डेंजिल किलर के नेतृत्व में मुन्ना राय, विनय कपिला और माया देव छरविंदा सेक्टर पर हमला करने वाले 4 मिस्टियर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे। छरविंदा में 4 सैबर्स हमारी फौज पर गोलीबारी कर रहे थे। कीलर और कपिला उन पर झपट पड़े। कपिला ने एक सैबर को एंगेज कर लिया और उस पर क्लोज इन करते हुए गोलियों की बौछार शुरू कर दी और उसे नष्ट कर दिया। उधर कीलर अपने आगे वाले सैबर के पीछे क्लोज इन कर रहे थे। सैबर ने बच निकलने की बहुत कोशिश की, मगर एक रोमांचक डॉग फाइट में किलर ने सैबर को मार गिराया। कपिला और किलर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद हम लोग 2 दफा
सिजर्स हम लोग कहते हैं, सिजर्स किया और तीसरा वाला में हम बैरल करके इस तरफ आ गया, तो वो हमको देख नहीं पाया, ये लॉस्ट साइट ऑफ मी एंड देयरफॉर ऐसे वो कर रहा था, हमें पता लग गया कि अभी वो देख नहीं पाया, इसलिए हम एकदम उस पर अटैक हमला किया। जब हम 500 गज में था, हम फायर किया, फायर लग गया, उसके जहाज़ में से फ्यूल स्टीमिंग करे और हम पुला। मैंने गोली चलाई, मुझे पता नहीं चला कि उसको लगी कि नहीं। मैं फिर और पास आया, करीब 300 गज, 250-300 गज, फिर मैंने बर्स्ट मारी, फिर मुझे लगा कि शायद उसको गोली लग गई है। इतने में किलर ने मुझे चिल्ला के कहा आरटी पे, कैप्स यू गॉट हिम, ही इज़ गोइंग डाउन। कि इस लड़ाई में 65 में कम से कम 6 या 7 बार नेट की गन जाम हुई हैं, जबकि हमारे जहाज़ नेट बिल्कुल सेबर के पीछे बिल्कुल फायरिंग पोजीशन पे बैठे हुए थे और वो कुछ नहीं कर पाए। अगर ये गन जाम प्रॉब्लम नहीं होती नेट में तो हमने कई और सेबर नष्ट कर दिए होते। पाकिस्तान के पास बेहतरीन लड़ाकू जहाज, आधुनिक टैंक्स और आर्टिलरी के अलावा सबसे बड़ा हथियार उनके अति आधुनिक GCI रडार थे। 20 सितंबर को खेमकरन सेक्टर में 4 सैबर को एंगेज करने के लिए 2 हंटर्स और 2 नैट्स स्क्रैम्बल किए गए। साकेसर रडार दोनों तरफ से जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए सैबर्स को गाइड कर रहे थे, लेकिन अमृतसर रडार दुश्मन के सैबर से संपर्क टूट जाने की वजह से खामोश था। हमारे जहाज वापस लौट पड़े। पाकिस्तानी रडार ने सैबर्स को शूटिंग पोजीशंस में रखा हुआ था और वे मौके की तलाश में थे। उन्होंने हंटर्स को मार गिराया। हमारे नाइट के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मजुमदार वापस मुड़े और एक सैबर को एंगेज करते हुए उसे मार गिराया। बाकी सैबर्स बचकर निकल भागे। कैनबरास की आखिरी स्ट्राइक बहुत महत्वपूर्ण और कामयाब स्ट्राइक थी। बादिन का रडार, जो कि पूरी लड़ाई में भारतीय वायुसेना को कांटे की तरह खटकता रहा, स्क्वाड्रन लीडर GM नाथ बड़ी होशियारी से एक दिन पहले उसकी तस्वीरें खींचकर लाए थे, जिसके आधार पर रेड प्लान की गई। पीट विल्सन के नेतृत्व में बमों से लदे 6 गनबरा जहाज रात को बादिन पहुंचे और तकरीबन 28,000 पाउंड बम और 19 रॉकेट्स दागकर पूरे रडार को खाक में मिला दिया। तमाम कैनबराज हिफाजत से वापस लौट आए। विंग कमांडर विल्सन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और स्क्वाड्रन लीडर GM नाथ को एक बार फिर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शुरू से ही अमृतसर का रडार पाकिस्तान की नजरों में खटक रहा था। तकरीबन हर रात को पाकिस्तान के 20-57 बॉम्बर्स और सैबर्स इसे नष्ट करने की कोशिश में हमला करते रहे, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की कारगर निशानेबाजी, जिसने कई जहाज गिरा दिए, ऊंचे दर्जे की कैमोफ्लेजिंग व जगह बदलते रहना और विंग कमांडर डंडा पानी की काबिल रहनुमाई की वजह से पाकिस्तान इसे लड़ाई के आखिर तक नुकसान न पहुंचा सका। दोनों देशों पर लगातार यूनाइटेड नेशंस और दूसरे बड़े मुल्कों का लड़ाई बंद करने का दबाव पड़ रहा था। सीज फायर लागू होने की अफवाहें फैलने लगी थीं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हित और फायदे में थीं। हालांकि एयर मार्शल अर्जन सिंह इसके हक में नहीं थे। पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता था, क्योंकि भारतीय वायुसेना पूरी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुकी थी। I had definitely recommended that I think we should not accept the ceasefire. How can you accept ceasefire when you got the upper hand? 23 सितंबर को सुबह 3:30 से युद्ध विराम लागू कर दिया गया। ये वो कर्म योद्धा हैं जिन्होंने इस लड़ाई में बेमिसाल हिम्मत, साहस और शौर्य का परिचय दिया। इन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
ये मातृभूमि के वो सपूत हैं जो अपने वतन की खातिर निस्वार्थ बलिदान देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। देश की आन थी इस कदर उनको प्यारी, वतन पे निछावर किया जानो तन को, वतन पे निछावर किया जानो तन को। 1965 का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इसने भारतीय सेना को कई सबक सिखाए, जिनकी पूर्ति करते हुए और अपनी कमियों को दूर करते हुए तथा पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमेशा जहन में रखते हुए खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर लिया। और इतिहास इस बात का गवाह है कि सन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा।